नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की बहुत दिन बाद फिर से मुलाकात हो रही है और अब लगातार हम लोगों की रेगुलर ढंग से लाइव क्लासें लगातार चलती रहेंगी। किसी प्रकार से कोई भी क्लास बंद नहीं होगी, क्योंकि अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने कंपटीशन और अपने एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार प्रिपरेशन को जारी रखना है। तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। लगभग हमारे पास 2.5-3 महीने का वक्त है, तो इस समय में हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो एक एक टॉपिक को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से देखते जाइएगा, और अगर कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बेहिचक हमें उस डाउट के बारे में बताइएगा सर। तो आप सभी लोग आज जिस टॉपिक से मिलने वाले हैं, उस टॉपिक को आप लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं, और एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो तुरंत मुझे बताइएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। ठीक है बेटे, लाभ और हानि का टॉपिक आप लोगों का तैयार है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को देखिएगा, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो बेहिचक हमसे पूछिए। देखो भाई, प्रॉफिट और लॉस के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है इसके बारे में जानना चाहिए, थोड़ा सा जानना चाहिए। वैसे आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ बताऊंगा। खुश रहिएगा भैया जी, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। बेटा आज मैं आप लोगों के कमेंट थोड़ा नहीं पढ़ पाऊँगा, लैपटॉप मेरा नहीं काम कर रहा है, तो आप लोग कृपया सभी लोग सिर्फ सवालों पे फोकस करिए, बढ़िया तरीके से समझिए बेटा। ठीक, देखिए तो देखते हैं यहाँ पे लाभ और हानि का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो लाभ और हानि के टॉपिक में जो चीज़ है, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस को समझते हैं। मेरी बात समझिएगा, बहुत एक छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द आता है लागत। लागत के ही समकक्ष हम लागत के साथ कह सकते हैं क्रय मूल्य। इसी को आप लागत कह सकते हैं और इसी को कह सकते हैं क्रय मूल्य। किसी चीज को बनवाने में लगाया गया पैसा उस वस्तु की लागत कहलाता है, या किसी वस्तु को जितने रुपए में आपने खरीदा वो इस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। कहने का मतलब समझो, इस मार्कर को बनाने में मेरे 20 रुपए खर्च हो गए, तो इस मार्कर का लागत की बात की जाए तो इस मार्कर की लागत 20 रुपये हो। दूसरे तरीके से अगर मैं कहूं तो दूसरे तरीके से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये मार्कर अगर मैंने 20 रुपए का खरीदा, अगर ये मार्कर मैंने 20 रुपए का खरीदा तो मेरा क्रय मूल्य क्या कहलाएगा? 20 रुपए का। मुझे बनवाने में लगाई गई लागत भी 20 रुपए पड़ी और मैंने ये मार्कर भी खरीदा 20 रुपए का, तो मैं कह सकता हूं कि जो लागत है वही इसका क्रय मूल्य है। आराम से समझिएगा सर, लागत मतलब सीधा होता है जो आपकी जेब से पैसा जाएगा वो उस वस्तु की क्या कहलाएगी? लागत। इस वस्तु को बनाने में मुझे 20 रुपए पे करने पड़ गए, तो ये इस वस्तु की क्या हो गई? लागत हो गई। अब फिर होता है सर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब समझ लीजिएगा कि विक्रय मूल्य क्या होती है, जिसे आप सेलिंग प्राइस इंग्लिश में कहते हैं। इस मार्कर को मैंने 20 रुपए में बनाया, ये तो मेरी लागत हो गई। फिर मैं जितने रुपए में इस मार्कर को बेचूंगा वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। जितने रुपए की कोई वस्तु मैं बेचूंगा वो मेरी इस वस्तु का क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। एक मोटे नजरिए पे बात कर लेते हैं, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही छोटी सी बात। मैं अपनी जेब से जितना पैसा निकाल के खर्चा करूंगा, वस्तु को बनाने में मैं जितना पैसा खर्चा करूंगा वो वस्तु की लागत कहलाती है। और वस्तु के बदले जितना रुपया मैं दूसरे से लूंगा या जितना रुपया मेरी जेब में आएगा वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर समझ लीजिएगा।
कि क्रय मूल्य जो हमारी जेब से जाता है वो क्रय मूल्य कहलाता है, जो हमारी जेब में आता है वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो दोनों बातें आपको बड़े स्पष्ट क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब बहुत ही आराम से दोनों बातों को समझिएगा, लाभ हानि आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए, जैसे सपोज करो सर, कोई चीज 50 रुपए की है, तो 50 रुपए की अगर मैंने कोई चीज खरीदी तो वो उस वस्तु का लागत कह दो, चाहे वस्तु का क्रय मूल्य कह दो। वस्तु का क्रय मूल्य है 50 रुपये। फिर मैं इस वस्तु को बेच रहा हूं भैया 55 रुपए में। 55 रुपए में मैंने वस्तु को क्या किया है, बेचा है। मेरी बात को समझिएगा, मैंने खरीदा कितने में, 50 में, मैंने बेचा कितने में, 55 में। ये बताओ वस्तु को जितने में खरीदा उससे कितना अधिक में बेचा, कितना अधिक में बेचा, तो 5 अधिक में बेचा। मतलब सीधा है, जितना लागत से ज्यादा पैसा तुमको प्राप्त हो जाए, लागत से जितना अधिक पैसा तुमको प्राप्त हो जाए, वही आपको क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। लागत की तुलना में जो पैसा एक्स्ट्रा आपकी जेब में आता है वो क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। ठीक, अच्छा एक दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे हम बात कर लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे। जैसे मान लीजिएगा मैं कोई चीज़ यहाँ पे 80 रुपए की खरीद के लाया और 80 रुपए की खरीद को बेचने के लिए मैं इसे जाके यहाँ पर 72 रुपए में बेच आया। तो मेरी बात समझिएगा, जब मैंने किसी वस्तु को खरीदा 80 में और बेचा 72 में, इसका मतलब कम में बेचा। ये बताओ कितने रुपए कम में बेचा, 8 रुपए कम में बेचा। तो जितने रुपए आप कम में बेचोगे, जितने रुपए लागत की तुलना में जितना कम में बेचोगे, वही आपको क्या कहलाएगी, हानि कहलाएगी। मतलब सीधा है, लागत से जितना ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा वो आपका लाभ कहलाता है, लागत की तुलना में जितना कम पैसा प्राप्त होगा वो आपका हानि कहलाती है। तो सबसे पहले लाभ और हानि आपको क्लियर हो गए होंगे कि लाभ और हानि क्या है। लागत की तुलना में जितना पैसा हम किसी बिजनेस में लगाएं, उसकी तुलना में जितना ऊपरी पैसा प्राप्त होगा, हमारे द्वारा लगाई गई वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा वैल्यू हमको मिलेगी वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगी। अगर लगाई गई वैल्यू से हमें कम वैल्यू मिल रही है तो जितना कम मिलेगा वो मेरा लॉस कहलाएगा। तो प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, क्लियर हुआ, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट यहीं पे उठाते हैं। एक बात बताओ, बिजनेस में लगाए कितने थे, 50, पाए कितने, 55, कितने ज़्यादा पाए, 5 जो ज़्यादा पाए हैं किसके ऊपर पाए, तो 50 के ऊपर पाए। इसका मतलब जो बेटा आपका 5 का प्रॉफिट है वो किस पर है, 50 पे। 5 का प्रॉफिट किस पे है, 50 पे। कोई पूछे कि कितने % प्रॉफिट है, तो गुणा 100। तो भैया 50 दूना 100, आप 5 दूना 10%, मतलब परसेंट ऑफ प्रॉफिट आपका कितना है, 10% है। बताइएगा परसेंट में कैसे बदलेंगे, बात समझ रहे हैं। जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को आपको किस पर देखना है, कॉस्ट प्राइस की तुलना में देखना है कि कितना एक्स्ट्रा है। अच्छा एक बात बताओ, 80 रुपए की चीज को जब आप 72 रुपए में बेचे तो कितने का लॉस हुआ, 8 का लॉस हुआ। किस पर हुआ, 80 पर हुआ। तो ये बताओ 80 की तुलना में 8 कम मिले, 80 की जगह 8 कम मिले, तो 8 का जो नुकसान हो रहा है वो कितने पर हो रहा है, 80 पर हो रहा है, गुणा 100 होता है। यहाँ पर सॉल्व करिएगा, परसेंट ऑफ लॉस अगर हम देखें तो इससे ये कटा 10 से ये कटा 0, आपका आ गया 10% का यहाँ पर क्या आ गया, लॉस हो गया। ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। तो बताइएगा कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे लॉस निकालेंगे, दोनों बातें आपको आराम से क्लियर हो। भैया अगर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट लॉस सीखना चाहते हो ना, मैथमेटिक्स बहुत लोग पढ़े होंगे, बहुत से लोग प्रॉफिट लॉस पहले 10 बार पढ़े होंगे, लेकिन छोटे छोटे सवाल तो प्रॉफिट लॉस के आप लोग लगा लेते हो, लेकिन जब एग्जाम में कोई अच्छा सवाल आता है बेटा तो ये आपसे प्रॉफिट लॉस का सवाल मोस्टली गलत होता है। इसलिए गलत होता है क्योंकि बहुत से बच्चे तो वहाँ पे यही नहीं पता कर पाते हैं कि हमें लाभ और हानि की गणना करनी कैसे। एक बात आपको बता देता हूँ, लाभ हमेशा सिर्फ लागत पर होता है। लाभ हमेशा किस पर होता है, लागत पर होता है।
और हानि भी हमेशा किस पर होती है? लागत पर होती है। तो लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों ही हमेशा किस पर होंगे? लागत पर होंगे। ठीक, सवाल में आपको परेशान करने के लिए वो सेलिंग प्राइस पर भी कभी कभी लाभ और हानि की गणना करता है, तो वो सवाल फिर आपको सही तरीके से लगाना पड़ता है। आप चिंता मत करिए, आप अपनी कॉपी पे टाइप नंबर 1 लिखिएगा और मैं आपको एक एक टाइप के सवाल बताता हूँ सर। सबसे पहला टाइप आज का सबसे बेहतरीन टाइप शुरू करते हैं हम लोग। बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से शुरू करेंगे, बहुत छोटे छोटे बेसिक सवालों से शुरू करेंगे भैया, बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से बात करेंगे सर। भैया जी एक बात समझिए, ये वाला प्रॉफिट लॉस तो क्लियर है कि 100 की चीज़ 120 में बेची 20 का लाभ, 100 की चीज़ 80 में बेची 20 की हानि। ये सवाल दुनिया में हर इंसान लगा लेता है, लेकिन जिन सवालों में दिक्कत होती है हम लोग सीधे पॉइंट वहीं से शुरू करते हैं। इसलिए पहला टाइप आप लोग देखिएगा और बहुत मन से देखिएगा। पहले हम बेसिक बताते हैं, फिर आपको टाइप समझाते हैं। जैसे एक छोटा सा पॉइंट आपको बताते हैं, मेरे को ना 5 रुपए में मैंने क्या किया, 5 रुपए में मैंने 4 टॉफी खरीदी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 5 रुपए में 4 टॉफी खरीदी। ठीक, 5 रुपए में मैंने 4 टॉफी खरीदी। अब मैं 2 प्रश्न यहां पे बनाऊंगा, 2 प्रश्न बनाऊंगा। पहला प्रश्न यहां पर ये मैंने 6 रुपए की 4 टॉफी बेची। मेरा पहला प्रश्न, मैंने भैया 5 रुपए की कितनी टॉफी खरीदी? 4 टॉफी खरीदी। और मैंने इन 4 टॉफी को कै रुपए में बेचा? 6 रुपए में बेचा। 6 रुपए की 4 टॉफी बेची। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भैया कितना आपको लाभ हो रहा है, तो आप सीधे बोल दोगे कि सर जी हमको 1 रुपए का लाभ हो रहा है। क्या बोलोगे आप? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। फिर वो कहेगा किस पर हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 रुपए पर हो रहा है। कहेगा कितने परसेंट हो रहा है, गुणा क्या कर लिया? 100, 5 से काटा 20, 20% का लाभ हो रहा है। बताइएगा सबको समझ आया कि नहीं? ये सवाल आपका पहली कंडीशन में। लेकिन अब दूसरी बात यहीं पे सुन लो। ये पहली बात आपको समझ में आ गई, अब दूसरी बात यहां पर बड़े आराम से समझना सर। 5 रुपए की 4 टॉफी खरीदी और 6 रुपए की 4 टॉफी बेची। 1 रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए पर हुआ, कितने परसेंट हुआ? 20% लाभ हुआ। लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूं 5 रुपए की 3 टॉफी बेची। अब बहुत ही मजेदार बात शुरू हो गई सर। यहीं पे ध्यान देना है सर, यहीं पे तो लड़का मात खा जाता है। अगर सवाल ये आएगा तो हर लड़का लगा के आएगा, लेकिन ये सवाल आएगा तो आधे से ज़्यादा तो गलत करके आएंगे सर, गारंटी है मेरी ये बात की। देखो कैसे लगे। एक बात बताओ भैया, 5 रुपए में कितने खरीदे? 4। और 5 रुपए में कितनी बेची? 3 टॉफी बेची। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है, जितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया है उतना रुपया यहाँ पे आपने कमा भी लिया। जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना यहाँ पे आपने कमा लिया है। लेकिन आपने टॉफी कै खरीदी थी? 4। अभी टॉफी बेची कितनी है? 3। कितनी टॉफी आपके पास रखी हैं? 1 टॉफी रखी है आपके पास। ये बताओ आपके पास से टॉफी गई कितनी है? तो आप बोलोगे सर मेरे पास से सिर्फ 3 टॉफी गई है। तो ये बताओ जो ये 1 का मुनाफा है वो किसके ऊपर होगा?
3 टॉफी के ऊपर गुणा 100% में बदलिए। 33 सही 1/3% का क्या होगा? लाभ होगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ हो तो वो तुरंत मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, मैं उसको तुरंत इस बात को समझाऊंगा। बताइएगा ये बात सभी बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही कि नहीं? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए सर। एकदम क्लियर है सर? अरे बिल्कुल बेटा, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन शिवम बेटा करवाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जरा प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। जरा देखिएगा बेटा, तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन करवाने के पहले समस्या तो आप लोगों की सबसे बड़ी यही है ना, तुम्हें बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा खाने की आदत पड़ गई है। और अभी आप लोगों का टेस्ट करवाया जाए ना तो टेस्ट में नंबर कितने आते हैं? रत्ती भर के नंबर आते हैं। पढ़ना बड़ा है आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको धीरे धीरे करके, अभी परसेंटेज आपने शायद पढ़ा है जिन बच्चों ने, क्या परसेंटेज आपको हल्का फुल्का पढ़ाया गया? क्या कम लेवल का परसेंटेज पढ़ाया गया? जरा बताएं मुझे आप। हर लेवल तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे वक्त तो दीजिएगा ना सर। अब क्लास शुरू नहीं हुआ, आज लेक्चर पहला है, लेकिन बस क्वेश्चन बड़ा होना चाहिए। तुम्हारी आदत तो यही है ना, पहली सीढ़ी से सीधी 10वीं सीढ़ी पे पैर रखने की। बेटा पहली सीढ़ी से दूसरी में रखो ना पैर, 10वीं पे रखने का क्यों रिस्क ले रहे हो? चलो भाई देखते हैं। फिलहाल बताइएगा ये प्रश्न सभी बच्चों को समझ आ गया? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। चलिए अब मैं आपको इसी पैटर्न पे कुछ सवाल देता हूं। अच्छा, एक पैटर्न, एक सवाल और देखिए, बहुत ही एक लॉजिकल सा सवाल मैं आप लोगों को पूछूंगा। बहुत ही एक नॉर्मल तरीके का सवाल। आपने क्या किया, 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ टॉफी खरीदी। ठीक, 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ टॉफी खरीदी। भैया अभी आपको पता नहीं है कि कितनी टॉफी खरीदी, यहाँ पे काउंटिंग नहीं दी गई, सिर्फ इतना पता है। फिर उन टॉफियों को ₹5 में 5 के हिसाब से बेचा। बड़े आराम से आप लोगों को समझना है। 5 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी? 4 टॉफी खरीदी थी। और फिर 5 रुपए की कितनी टॉफी बेचे? 5 टॉफी बेचे। एक बात बताओ सर, बहुत ही आराम से मेरी बात को समझना सर, आपको बातें बहुत स्पष्ट क्लियर होंगी। 4 टॉफी खरीदने में आपको 5 रुपए लगाए और 5 रुपए कमाने के लिए आपने कितनी टॉफियां बेच दी? 5। बहुत ही आराम से सोचो, 5 रुपए में तुम लाते 4 टॉफी हो और इतना ही अमाउंट कमाने के लिए तुम्हें कितनी टॉफी बेचनी पड़ गई? 5। कहने का मतलब तुम्हारी जेब से 1 टॉफी क्या जा रही है? एक्स्ट्रा जा रही है। 1 टॉफी एक्स्ट्रा जा रही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास से टॉफियां गई कितनी है? 5। तो 5 टॉफियां तुम्हारी जेब से गई हैं। कितने % का लाभ होगा? गुणा 100 करो, 5 दूनी 10, मतलब आपका लाभ कितना होगा बेटा? 20% का लाभ होगा। बताइएगा आप सभी लोगों को समझ में आया? अब देखिएगा बहुत से लोग 25 आंसर दिए घूम रहे हैं। बताइएगा कैसे आपका, मतलब सवाल में मान लूँ कि आप लोग बहुत अच्छा लेवल पढ़ने लायक स्थिति में लग रहे हो, तो अभी बहुत ही हिसाब से चीज़ें पढ़िएगा। बताइएगा सभी बच्चों को ये एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ? कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मेरी बात को आराम से समझिए। 5 रुपए में मैंने 4 के हिसाब से टॉफी खरीदी, मतलब
मैंने 5 रुपये पे किए, फिर 4 के हिसाब से मैं टॉफ़ी लाया। फिर मुझे 5 रुपये कमाने के लिए 5 टॉफ़ियाँ बेचनी पड़ गई। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जितने रुपए में 4 टॉफ़ी मिलती थी उतना ही रुपया कमाने के लिए 5 टॉफ़ी बेच रहे हो। तो कहने का मतलब तुम्हें 1 टॉफ़ी ज़्यादा बेचनी पड़ रही है। तो 1 टॉफ़ी का नुकसान जो हो रहा है वो कई टॉफ़ी बेच कर हो रहा है। हमेशा ये देखा जाता है कि तुम्हारी लागत कितनी चली गई। तो तुम्हारी जेब से तो 5 टॉफ़ी चली गई, तो तुम्हारी जेब से 5 टॉफ़ी चली गई, तो 1 का नुकसान हुआ कै में? 5 में हुआ। 1 का नुकसान कै में है? 5 में, गुणा 100, मतलब आंसर 20%। बताइएगा सभी लोगों को क्लियर हुआ? चलिए भाई, बहुत अच्छी। अब इन्हीं प्रश्नों को किस ढंग से पूछा जाता है, जरा इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। देखते हैं, देखिएगा किस तरीके से सवाल बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा है आपको 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोनों बातें लिख के बताना क्या हो रहा है। व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जो भी लिखना, परसेंट जो भी आएगा उसके बगल में ये जरूर लिखना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। दूसरा प्रश्न, पच्चीस पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। पच्चीस पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। चलो भाई, सभी लोग लगा के दिखाएंगे। सभी लोग आंसर दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर पहले सब लोग दो। सब लोग आंसर सभी लोग दीजिएगा, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दो। मैं आपका कमेंट चेक करना चाहता हूँ कितने लोग आंसर दे रहे हैं। सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग क्लास पढ़ रहे हैं सभी लोग आंसर दीजिएगा। सक्सेस स्टोरी, अखिलेश गुप्ता, और बच्चे आंसर दें। अमित बिट्टू 25% अमिता आ रहा है, बिट्टू का 20% आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है भाई। चलिए देखते हैं किसका सही है। बहुत आराम से समझिएगा। शिषपाल का 25% आ रहा है प्रॉफिट। चलो भाई, देखिएगा कैसे आपका आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। आराम से सोचो, बहुत ही आराम से और लॉजिकल सोचो। इन्होंने कहा 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, मतलब 12 पुस्तकों का जो इन्वेस्ट है, मतलब जितना पैसा मैंने 12 पुस्तकों को खरीदने में लगाया है उतना पैसा मुझे कमाने के लिए 15 किताबों को बेचना पड़ा। एक बात बताओ, 12 किताबों का पैसा कमाने के लिए तुम्हें 15 किताबें बेचनी पड़ गई। कै किताबें ज़्यादा बेचनी पड़ गई? 3 किताबें ज़्यादा बिक गई। तो इसका मतलब 3 किताबों का मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया। एक बात बताओ, 3 किताबों का जो मुझे नुकसान हुआ है, अब सबसे पहले सिर्फ इतना देखा करो
कि तुम्हारे दुकान से कितनी किताबें बिक गई, मतलब किताबें कितनी चली गई। तो तुम्हारी दुकान से जब 15 किताबें चली गई तो इसका मतलब 15 किताबों की लागत निकल गई। तो 3 का जो नुकसान होगा वो किस किताबों पर होगा, 15 पर, गुणा 100। सॉल्व करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 पचे 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब आपको 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बताइएगा बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ आए? बहुत आराम से समझिएगा सर, कंफ्यूजन नहीं है, बड़े आराम से समझिए। इसको देखो, 20-25 पुस्तकों का पैसा, भैया 25 पुस्तकों का कीमत मतलब लागत मुझे निकालने के लिए कितनी किताबें मैंने बेची, 20 किताबें बेची। अब एक बात बताओ, किताबें आपने बेची कितनी है, 20, और कितने किताबों का पैसा तुमने निकाल लिया है, 25। तो इसका मतलब तुमने यहाँ पर अभी 5 किताबों को बचा लिया है। ठीक भैया, 25 किताबें ही तो 25 किताबों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तुमने केवल 20 किताबें बेची और 25 का पैसा निकाल लिया। इसका मतलब 5 किताबों का पैसा अभी आपके पास बाकी है, मतलब 5 किताबें तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बच गई। तो 5 कमाओगे किस पर, 20 किताबों के ऊपर, गुणा 100। सॉल्व करिएगा, 20 पंचे 100, 25% का यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बताइएगा दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई संदेह, डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा सर। अंजलि बेटा, यहाँ पर मेरी बात बहुत आराम से सोचो। हमेशा ये देखा जाता है कि आपके पास से कितनी किताबें चली गई। यहाँ तुम्हारे पास से देखो 15 किताबें बिक गईं, यहाँ पर तुम्हारी पास से 20 किताबें बिक गईं। तो जितनी किताबें मेरे पास से जाएंगी उतनी ही किताबों की तो लागत आप मानोगे ना। जैसे एक बात बताओ बेटा, मेरे पास से अगर 4 किताबें चली गईं तो मैं 4 किताबों की तो लागत पे अपना लाभ और हानि देखूंगा। मेरे पास से 15 किताबें गई हैं तो मैं 15 किताबों पर लाभ और हानि को देखूंगा। मेरे पास से 20 किताबें गई हैं तो मैं 20 किताबों पर लाभ हानि देखूंगा। हमेशा लाभ हानि, जितना आपके पास से किताबें जा रही हैं उतने पर आप देखिएगा। बताइए सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं 2-3 प्रश्न और लिख रहा हूँ, आप लोग आराम से इसको तैयार करिए। बहुत ही नॉर्मल और आसान है, एक एक स्टेप तैयार करिएगा, फिर मैं आपको अगले स्टेप की ओर ले चलता हूँ। सवाल का पैटर्न लिखने का चेंज कर रहा हूँ। सवाल नंबर 3 इन्होंने कहा है 24 पेन बेचने पर 24 पेन बेचने पर 20 पेन की लागत के बराबर धन प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फटाक से आप लोग लगाइएगा। चौथा सवाल देखिएगा। बावन रबड़ें बेचने पर 39
52 रबड़े बेचने पर 65 रबड़ों की लागत प्राप्त होती है। लागत प्राप्त होती है। 52 रबड़े बेचने पर 65 रबड़ों की लागत प्राप्त होती है। व्यापार में लाभ हानि ज्ञात करो। फटाफट आप दोनों सवालों को लगाइएगा, तब तक मैं अपने मार्कर को इंक पिला देता हूं भाई। हाँ भाई, आंसर देते जाइएगा। हमेशा ये देखा करो सवाल में कि तुम्हारे पास से कितनी वस्तुएं चली गईं। जितना भाई तुम्हारे पास से वस्तुएं जाएंगी उसी पे तो ना प्रॉफिट लॉस की गणना करोगे ना। सभी लोगों का हो गया? भाई भूपेंद्र बेटा आप आंसर नहीं दे रहे। चलो भाई देखो, ये बताओ तुम्हारे पास से कितने पेन गए? 24 पेन चले गए। 24 पेन चले गए। और पैसा कितने का कमाए? 20 का। तो कहने का मतलब 4 पेन ज़्यादा चले गए। 4 पेन ज़्यादा चले गए। जो गए पेन एक्स्ट्रा हैं वो किस में ज़्यादा चले गए? 24 में। भाई आपके पास से जो 24 गए तो 4 पेन का नुकसान 24 पेन पे हुआ, गुणा 100। सॉल्व करो, 4 छंग 24। सॉल्व करोगे ये 3 आएगा, ये 50 आएगा। भाग दोगे आंसर आएगा 16 सही 2/3% का क्या होगा? हानि होगी, लॉस होगा। बताइए समझ आ रहा है क्या? यहां पर 52 रबड़ों को बेचने पे 65 रबड़ों की लागत प्राप्त होती है। तुमने कितनी रबड़े भैया बेची? 52 रबड़े बेची। अच्छा, तुम्हारे पास कितनी रबड़ों का पैसा आ गया? 65 रबड़ों का पैसा आ गया। तो कहने का मतलब 13 रबड़ों का पैसा ज़्यादा आ गया। ठीक। और तुम्हारे पास से रबड़ें केवल गई कितनी है? 52। तो ये बताओ, ये जो 13 रबड़ों का मुनाफा है वो कै रबड़ों के ऊपर है? 52 के ऊपर, गुणा 100। सॉल्व करिएगा भैया। 13 चौको 52, 4 से काटेंगे 4 से 25, तो यहाँ पे 25% का क्या होगा? लाभ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के सवालों में अब आपसे कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी। आप हमेशा इस टाइप के सवाल बिल्कुल सही लगा पाओगे। हमेशा ऐसे सवालों में बस ये देखा करो कि यहाँ पे कितना, अगर देखो भैया जैसे एक छोटी सी बात, ज़्यादा सामान बेच दो और कम सामान के बराबर पैसा निकले तो सीधी बात है नुकसान होगा। कम सामान बेचा, ज़्यादा सामान की लागत निकल आई तो लाभ होगा। और लाभ और हानि हमेशा देखा किस पर जाता है? हमेशा देखा उस पर जाता है जो सामान हमारे पास से गया होता है। तो हमारे पास से कितना सामान गया है? यहाँ पर 24 पेन गए हैं, यहाँ पर 52 रबड़ें गई हैं। बात समझ आ रही? चलो भाई, यहीं पे लगे हाथों आपको एक प्रश्न और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक बहुत छोटा सा प्रश्न देखना, बहुत ही एक छोटा सा लॉजिकल सा प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। जैसे इन्होंने कह रखा है, बहुत आसान प्रश्न है। एक व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है
किंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का बाट उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत आराम से समझिए, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी जगह पे बना रहने दीजिएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। मेन जो आपको ध्यान देना है वो इस बात पे ध्यान देना है कि 1 किलो की जगह पे सौदा कितनी दी, 900 ग्राम। बहुत ही एक स्पष्ट बात आपको समझनी है। ये बताओ, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, और इसने सौदा दी 900 ग्राम। बहुत आराम से समझना बेटा, बहुत आराम से। एक बात बताओ, ग्राहक इतनी सौदा चाहता है, 1000 ग्राम सौदा चाहता है, लेकिन इसने ग्राहक को सौदा कितनी दी, 900 ग्राम। एक बात बताओ, ग्राहक से उसने जो पैसा लिया है वो इसका लिया है, और सामान जो दिया है वो इतना दिया है। तो ये बताओ, इसने कितना सामान का पैसा ज़्यादा ले लिया? तो 100 ग्राम का पैसा जो ज़्यादा ले लिया है वो किसके ऊपर ज़्यादा ले लिया है? तो 900 के ऊपर ज़्यादा ले लिया है, गुणा 100। बेटा सॉल्व करोगे, 0 से 0 कट गया, 1/9, 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9% का क्या होगा, लाभ होगा। हमेशा ये देखा जाता है कि आपके पास से कितना सामान गया। मेरे पास से 900 ग्राम सामान गया और मुझे कितने का पैसा मिल गया, 1000 ग्राम का पैसा मिल गया। इसका मतलब मुझे 100 ग्राम का जो मुनाफा हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 900 ग्राम पे हो रहा है। बताइएगा प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत आसान है कि नहीं? अच्छा, जैसे एक सवाल मैं यहाँ पे और पूछ दूँ आपसे, बहुत छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। कह रहा है यहाँ पे, एक व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे बेचने की बात करता है, किंतु 500 ग्राम के स्थान पर 480 ग्राम बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, ग्राहक चाहता है 500 ग्राम सामान। ग्राहक कितना सामान चाहता है बेटा, 500 ग्राम सामान चाहता है। तो उसने 500 ग्राम की पेमेंट की, लेकिन दुकानदार ने उसे सौदा कितने की दी, 480 ग्राम की सौदा दी। इसका मतलब इस दुकानदार के पास से तो केवल इस वैल्यू का ही सामान गया, बदले में उसने किसकी वैल्यू ले ली, 500 की वैल्यू ले ली। तो बताओ बेटा, प्रॉफिट कितने का है, 20 का प्रॉफिट है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुकानदार के पास से कितना प्रोडक्ट गया, तो आप बोलोगे सर 480 ग्राम प्रोडक्ट गया। तो जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, 480 पर होगा, गुणा 100। बेटा 0 से 0 काटो, 2 से काटो 24 आ गया, 4 से और काट लो, 4 छंग 24। यहाँ पर 4 से और काटिएगा भैया, कितना आ गया भाई, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर भाग दीजिएगा 6 का, 4 सही 1/6% का यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। बताइएगा सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा जो मैंने आज आपको पहला टाइप बताया है, पहले टाइप में सिर्फ एक ही बात मैंने आप लोगों को सिखाई है कि आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये देखा जाता है कि जो दुकानदार के पास से माल जा रहा है वो कितने रुपए का माल जा रहा है। जितने रुपए का उसके पास से माल जाएगा उसी के ऊपर वो प्रॉफिट और उसी के ऊपर वो लॉस, दोनों की काउंटिंग उसी के ऊपर करेगा। बताइएगा, इस बात में किसी प्रकार का अगर किसी बच्चे को कोई संदेह हो तो वो तुरंत मेरे से पूछ सकता है। बताइएगा सर, कहीं किसी बच्चे को अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो वो पूछे मेरे से। समझ आया कि नहीं? चलो भाई, बहुत अच्छी बात।
मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला टाइप जो मैंने आपको बताया ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। बताइएगा सभी लोगों को समझ आया? चलिए भाई ठीक है। हाँ बेटा, कौन क्या कह रहा है? दीपांशु जी। अच्छा, कोचिंग पे आप किसी भी टाइम आ सकते हैं बेटा, किसी भी टाइम आ सकते हैं। इस समय आप लोगों की कोचिंग बहुत अच्छी तरीके से बन गई है, पूरी क्लास एकदम बढ़िया तरीके से रेडी है। आप लोग कहें तो मैं आपकी क्लास आप लोगों को दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आपकी ऑफलाइन क्लास बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि आप अभी अभी क्लास आप लोगों की बिल्कुल दीपांशु जी आ सकते हैं, आप लोग सभी लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बच्चे को यहाँ पे मिलना हो वो बेशक आ सकता है सर। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को आपकी क्लास दिखा दूंगा। ये देखिएगा सर, ये आपके क्लासरूम बना हुआ है और इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है और ये क्लासरूम आपका है, आप लोग देख सकते हैं। क्लासरूम बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। बस ये है कि आप लोग जब भी चाहें आ सकते हैं। ऑफिस वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार और मेंटेन है। मैं यहाँ पे लगभग मोस्टली टाइम रहता ही हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय यहीं पे बीतता है। इस समय अभी ऑफिस में काफ़ी काम बाकी है सर। क्लास आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन हो चुकी है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लास मेंटेन की गई है। आप लोग जब भी चाहें आ सकते हैं, बेहिचक यहाँ पे आप हमसे मिल सकते हैं आके। आप लोगों के सर हमेशा आप लोगों का इंतज़ार करते हैं। आप हमारे बच्चे हैं, जब भी आएंगे हम मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर। अप्रॉक्स मुकेश जी 1 तारीख के आसपास। चलिए ठीक है। खैर जो भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आ रही होगी। क्लास आप लोगों को बहुत बढ़िया बन चुका है, बहुत इस बार पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन क्लास आपका बनाया गया है। पहले से काफ़ी अच्छा और बेहतर क्लास तैयार किया गया है। आप लोग आराम से आके यहाँ पे क्लास में पढ़ सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बस थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोगों को ख्याल रखना है, मास्क, सैनिटाइज़र जैसी चीज़ों का बहुत उपयोग करना है सर। ठीक है, चलिए खैर देखते हैं भैया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का पहला टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा सर, अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों पे चर्चा शुरू करते हैं और सेकेंड टाइप के प्रश्नों को समझना शुरू करते हैं। बहुत आराम से मैं आप लोगों को सेकेंड टाइप के प्रश्न समझाऊंगा। इनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि जो टाइप नंबर सेकेंड में आपके प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, टाइप नंबर सेकेंड और टाइप नंबर फर्स्ट में ज़्यादा सिमिलरिटी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। एक व्यक्ति 3 रुपए में 8 की दर से, एक व्यक्ति 3 रुपए में 8 की दर से वस्तुएं खरीदता है और उन वस्तुओं को 5 रुपए में 12 की दर से बेचता है। एक व्यक्ति 3 रुपए में 8 की दर से वस्तुएं खरीदता है और उन वस्तुओं को 5 रुपए में 12 की दर से बेचता है। व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो।
बहुत ही आराम से आप लोग इस प्रश्न को समझिएगा, बड़े आराम से आपको ये प्रश्न समझ जाएगा। ये आपका लेवल 1 है और इसके जस्ट बाद में लेवल 2 बताऊंगा, जस्ट बाद लेवल 2 का प्रश्न बताऊंगा, फिर लेवल 3 का प्रश्न बताऊंगा। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति है जो 3 रुपए में 8 की दर से वस्तुएं खरीदता है, फिर इसके बाद उन वस्तुओं को 5 रुपए में 12 की दर से बेचता है। समझो भैया आराम से, कै वस्तुएं खरीदी? 8 वस्तुएं। कै रुपए की खरीदी? 3 रुपए की। फिर कितनी वस्तुएं बेची? 12 वस्तुएं बेची। कै रुपए में बेची? 5 रुपए में बेची। मुझे सिर्फ इस सवाल से एक ही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ मेरा इतना है कि एक आदमी 8 वस्तुएं खरीद कर 12 वस्तुएं बेचेगा कैसे? जब ये वस्तुएं केवल 8 खरीदा है तो 12 वस्तुएं तो नहीं बेच सकता है। इसका मतलब खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बेची गई वस्तुओं की संख्या के कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर है? नहीं है। तो बराबर करने के लिए इसमें गुणा 3 कर दो और इसमें गुणा 2 कर दो। अब जब गुणा इधर हुआ है तो बनता तो इधर भी है, और इधर हुआ है तो बनता इधर भी है। अब आराम से देखिएगा, एक बात बताओ, 24 वस्तुएं कितने रुपए की आई? 9 रुपए की आई। 24 वस्तुएं कितने की बिकी? 10 रुपए की बिकी। मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस में मैंने लगाया 9, कमाया 10, लाभ कितना? 1 का। किस पर? 9 पर, गुणा 100। सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा 11 सही 1/9% का क्या है? लाभ है। तो बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? किसी भी बच्चे को कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो बताए। अगर इस तरीके से आपके सामने कोई सवाल आएगा तो आप लोग आराम से लगा पाएंगे सर। कहीं किसी भी प्रकार का अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो बेहिचक वो पूछ सकता है। बताइएगा सर, सभी लोगों को क्लियर है? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब मेरी बात को सुनो, जब बेटा यही सवाल लेवल 2 पे पहुंचता है, लेवल 2 पे पहुंचता है तो कैसे प्रश्न पूछा जाता है? इन्होंने कहा एक व्यक्ति 3 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदता है और उन वस्तुओं को 5 रुपए में 12 की दर से बेचता है। ठीक, व्यापार में 17 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तुएं, 17 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तुएं बेचना होगा? कैसे लगाएंगे ये जरा समझिएगा। सवाल लगाने का पैटर्न सेम रहेगा। कैसे? सबसे पहले सवाल पे ध्यान दो, 3 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी, तो ये बताइएगा 8 वस्तुएं जो आपने खरीदी हैं बेटा, वो कितने रुपए में खरीदी? 3 रुपए में खरीदी। फिर जब आपने बेची तो 12 वस्तुएं बेची हैं, कितने रुपए की? 5 रुपए की बेची। मुझे एक बात बढ़िया तरीके से पता है कि जब मैंने 8 वस्तुएं खरीदी हैं तो मैं 12 वस्तुएं नहीं बेच सकता। खरीदी गई वस्तुएं बेची गई वस्तुओं के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए ऊपर गुणा 3 होगा और नीचे गुणा 2 होगा। ठीक, इधर भी गुणा 3 होगा और इधर गुणा 2 होगा। ये बताइएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कितनी वस्तुएं? 24। यहाँ पर कितनी वस्तुएं? 24। ठीक, यहाँ पर आपने कितना लगाया? 9 रुपए लगाए। यहाँ कितना रुपए कमाया? 10 रुपए कमाए। ये बताओ लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का। बेटा मेरे, यहाँ पर आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा है कै वस्तुएं बेचकर? 24 वस्तुएं बेचकर। तो 24 वस्तुओं पर 1 रुपए का लाभ है, हमें चाहिए कितना लाभ? 17 रुपए का। तो कैसे लिखो? ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। आप डायरेक्ट लाभ वाली वैल्यू से 1 का लाभ किस पर? 24 पर। और आपको लाभ चाहिए किसका? 17 का। 17 का लाभ चाहिए तो यहाँ पर 24 से गुणा करो। 24 सत्ते 17 17 चौको 68 का क्या आ जाएगा? 8।
हासिल लगा यहाँ पर कितना होगा भैया, 6 होगा। और 17 दूनी 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब आपको कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 408 वस्तुएं। तो बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो तुरंत मेरे से पूछ सकता है कि इस टाइप के सवाल में अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो वो मेरे से पूछे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आप लोग इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आगे धीरे धीरे करके बढ़ते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होती चली जाएंगी। अब आप लोगों की जो ये क्लास है वो रेगुलर ढंग से चलेगी, किसी भी प्रकार से कोई भी गैप, कोई भी एब्सेंटी नहीं होने वाली। लगातार सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाएंगी। मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। और जैसा कि मैं आपसे वादा कर रहा था कि अच्छा, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैंने आपसे वादा किया था कि आप क्लासें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक चलेंगी, हो सकता है आपकी क्लास 1.5 घंटे भी चले। तो इसलिए आज तो चलो मैं आप लोगों को कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आज आप लोगों का जो टॉपिक शुरू होना था शुरू हो गया। कल से आप लोग सभी लोग एक अपने दिमाग में ग्राफ बना के बैठिएगा कि सर मुझे लगता है 1.5 घंटे तक पढ़ाएंगे। तो आप 1.5 घंटे तक इधर उधर मूव मत करिएगा, आराम से बैठ के पढ़िएगा और बिंदास होकर पढ़िए। और एक बहुत अच्छी बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ तुमको ना आए, जैसे कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, वो बेहिचक तुम मेरे से पूछो, बेशक पूछो। और आप लोग बिल्कुल हर चीज़ आप लोगों के, अभी तक थोड़ा सा मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं आप लोगों के फ़ोन कॉल्स भी नहीं रिसीव कर पा रहा था, व्हाट्सअप मैसेज के भी नहीं जवाब दे पा रहा था। अब उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, आप सभी लोगों के कॉल भी रिसीव होंगे और आप लोगों से मैं पर्सनली बात भी करूँगा, क्योंकि इधर बीच इतना ज़्यादा बिजी था कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं। मुझे लग रहा था कि यार कितनी जल्दी बच्चों का क्लास तैयार हो जाए, फिर मुझे क्लास पढ़ाने में आनंद आए। आप लोगों को मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप लोग कुलदीप बेटा, ऑफलाइन के लिए मैं सिर्फ आपसे अभी इतना कह सकता हूँ कि ऑफलाइन आप यहाँ ऑफिस आइएगा, ऑफिस आने के बाद आपको जानकारी ऑफलाइन की भी मिल जाएगी, बाकी आप फ़ोन पर डिटेल मेरे से ले सकते हैं। तो आज मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं, कल इसी कॉन्सेप्ट को आगे मैं कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा और अच्छे लेवल से, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें शुरू करेंगे। बिल्कुल बेटा, मैं प्रैक्टिस क्लास शुरू करने वाला हूँ थोड़ा सा 1-2 दिन का। अभी इन्वर्टर वगैरह का थोड़ा सा काम बाकी है, जैसे ही वो शुरू हो जाए, अभी पता चले लाइट चली जाए तो हम अंधेरे में तुम अंधेरे में, दोनों लोगों के जीवन में अंधकार अंधकार सा छा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा 2-4 दिन का और वेट कर लीजिएगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा। क्लास शुरू हो गई है, लगातार सब कुछ शुरू हो जाएगा। एडवांस की क्लास भी अभी रेगुलर टाइम से आपकी चलेगी। बाकी कोई दिक्कत हो आप मेरे से कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से आप लोग 1.5 घंटे का मूड बना के आएंगे कि 1.5 घंटे कम से कम क्लास आज से हमारी चलेगी। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या के लिए बिल्कुल आप लोग बात करें। लेवल आपका अच्छा रहेगा, चिंता मत करिएगा। पहला क्लास है, प्रॉफिट लॉस के टोटल 11 क्लास हैं, 11 क्लास तक बहुत अच्छा लेवल पहुंच जाएगा। मैं जानता हूं आप लोग ध्यान दीजिएगा उन सभी चीज़ों पे। ठीक है बच्चों, तो मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे हैं उनसे मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो रेगुलर ढंग से अब लाइव क्लास अटेंड करें। धन्यवाद बच्चों।